बेबाक, जनता की आवाज़, MS न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं MS न्यूज़ 24। मैं आपका दोस्त मोहम्मद शादाब। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच हाजिर हूं। बीच में कुछ ज़रूरी काम आ जाने की वजह से आप लोगों के बीच वीडियोस लेकर के हाजिर नहीं हो पाया हूं। उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूं। आगे से अगर ऊपर वाले ने चाहा तो तमाम सच्ची खबरों के साथ आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस वक्त 11 मार्च को रिलीज़ हुई एक फ़िल्म द कश्मीर फाइल, जो भारत में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। जिस फिल्म को बॉलीवुड इंडस्ट्री से प्रमोशन ना मिलने के बावजूद भी वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि इस फिल्म का सपोर्ट भारत की मोदी सरकार कर रही है और तमाम बीजेपी शासित प्रदेशों में भी इस फिल्म का सपोर्ट किया जा रहा है और कई सारे प्रदेशों में इस फिल्म पर टैक्स भी फ्री कर दिया गया है। यानी कि इस फिल्म के चलने पर जो भी प्रॉफिट होगा और उसका जो टैक्स बनेगा जो गवर्नमेंट को जाता है, वो वहाँ की गवर्नमेंट वो टैक्स नहीं लेगी। अच्छी बात है, इतिहास की तमाम जानकारियाँ हम तमाम नौजवानों को, आज की न्यू जनरेशन को देनी चाहिए। इसका सपोर्ट हम तमाम नौजवानों को भी और हुकूमत को भी और सारी आवाम को करना चाहिए। लेकिन मेरा अपना मानना है, किसी भी ऐसी चीज़ का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए जिसकी सच्चाई का 100% प्रमाण ना हो, क्योंकि कोई भी आधी अधूरी जानकारी हमारे लिए एक तरह की बीमारी की तरह होती है। जैसे कि ये फिल्म जिसका नाम है द कश्मीर फाइल, जो भी पिछले ही दिनों रिलीज हुई है। इस फिल्म की चर्चा खासकर सोशल मीडिया में बहुत है। इस फिल्म को देखने वालों की तरह तरह की वीडियोस सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं, जिसको देखने वाले लोग देखने के बाद कुछ लोग नारे लगाते हुए नज़र आते हैं, कुछ लोग पिछली सरकारों को कोसते हुए नज़र आते हैं, कुछ लोग तो इस फिल्म को देखने के बाद रोते हुए नज़र आते हैं। इस फिल्म को देखने के बाद अक्सर लोग इस फिल्म में दिखाई गई घटनाओं को ही देख करके, उन्हें ही सच मान करके अपने जज्बात को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, जबकि ये 100% जायज़ नहीं है। जबकि एक ज़िम्मेदार हिंदुस्तानी नागरिक को चाहिए तो ये कि कोई भी जानकारी अगर हमें मिली है, वो जानकारी चाहे हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से मिली हो या किसी मैगज़ीन के माध्यम से मिली हो या किसी किताब के माध्यम से मिली हो या किसी आर्टिकल के माध्यम से मिली हो या किसी न्यूज़ के माध्यम से मिली हो या फिर किसी नाटक के माध्यम से मिली हो या किसी फ़िल्म के माध्यम से मिली हो, उस जानकारी को लेने के बाद उस पर हमें रिसर्च करना चाहिए। उसकी 100% सच्चाई तक, उसकी 100% सच्चाई की तह तक पहुंचना चाहिए। तब उसके बाद हमें उसके सपोर्ट में या उसके विरोध में अपने जज्बात को बाहर निकालना चाहिए। जहाँ तक कि हमने जो अपने बड़ों से सीखा है कि किसी भी चीज़ की आधी अधूरी जानकारी हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए और हमारी मौजूदा जनरेशन के लिए एक तरह की बीमारी है। इसीलिए इस फिल्म की सच्चाई जानने के लिए आइए दोस्तों, आपको एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जिसका ताल्लुक़ कश्मीर से है, जो कि बहुत ही जल्द कश्मीर जा कर के और आए नहीं बल्कि वहाँ पर रह कर के आए हैं, क्योंकि ये कश्मीर में व्यापार करते हैं। कश्मीर के अलग अलग शहरों में जा कर के महीनों महीनों रुकते हैं, कश्मीर के अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग लोगों से बात करते हैं। कश्मीर पर ये काफ़ी ज़्यादा जानकारी रखते हैं। कश्मीर के मौजूदा हालात और कश्मीर के इतिहास के बारे में भी ये काफ़ी ज़्यादा जानकारी रखते हैं। आइए इन्हें सुनते हैं। वहाँ पे एक सो कॉल्ड एक्सपर्ट ऑन कश्मीर, उनसे मेरी बातचीत हुई तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि भाई आप कश्मीर के ऊपर एक्सपर्ट बनते हैं, आप मुझे एक बात बता दीजिए, आखिरी बार आप कश्मीर के गांवों में कब गए थे? आखिरी बार कश्मीर में जाके कश्मीर के लोगों से संवाद आपने कब किया था? तो उनका जवाब आया 25 से 30 साल पहले। मैंने उनको कहा कि आपको थोड़ी शर्म आती है? 25 से 30 साल पूरी जनरेशन चेंज हो गई, 25 से 30 साल आपको किसी जगह जाए हुए हो गए हैं, उसके बावजूद आप उसके एक्सपर्ट बनते हैं और टीवी पे आके धार्मिक उन्माद, हिंदू मुसलमान जैसी नफरत भरी बातें फैलाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। उसके बाद वो सो कॉल्ड एक्सपर्ट, उन्होंने अपना छोटा सा मुंह बना के चुपचाप वहां से निकल गए, कुछ नहीं बोल पाए। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि मैं वहां जमीन पर रहा हूं, गांव में रहा हूं। चाहे तो किस तरीके से इस फिल्म में विवेक अग्निहोत्री ने हिंदू मुसलमान का तड़का लगा दिया, इस तरीके से कुछ चीजों को गलत तरीके से दिखाया गया, ये सब आपके सामने बताना बहुत जरूरी है। इसीलिए हाथ जोड़ के तमाम साथियों से निवेदन है
ध्यानपूर्वक ये बात सुनिएगा और फिर मैं पूरी स्टोरी ऐसा क्यों होता है इसका भी कारण आपको बताऊंगा मैं, और उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है। इस तरीके से कुछ दिखाया गया है कि 1990 के दौर में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ वो उन्होंने बताने का प्रयास किया है, लेकिन वो बताते बताते विवेक अग्निहोत्री ने उसमें हिंदू मुसलमान एंगल का भी तड़का लगा दिया, उसमें एक धार्मिक उन्माद की भी कोशिश कर दी। लगभग पिछले 8 सालों से मैं कश्मीर में जाता रहा हूं, और जाने का अर्थ ये नहीं है कि वहां गए और किसी होटल में रुक के आ गए या घूमने फिरने के लिए गए, ये नहीं है। मैं कश्मीर में गया तो कश्मीर के गांवों में रुका हूं, कश्मीर में लोगों से बातचीत करी है, उनसे संवाद किया है, चीजों को समझने का प्रयास किया है जमीन पे जाके। और आपको मैं एक चीज और बताऊं कि जब मैंने वहां जमीन का अनुभव लिया है तो इसीलिए मुझे लगा कि हकीकत क्या है वहां की, ये आपके साथ साझा करना जरूरी है। क्योंकि एक व्यक्ति जो फिल्म में देखता है वही उसके दिमाग में सेट हो जाता है, उसी अनुसार उसकी धारणा बनने लग जाती है और उसी अनुसार वो आगे सोचता है, उसी अनुसार वो दूसरों को दिखाता है। लेकिन उससे पहले एक बात बताऊं कि आज से कई साल पहले, 4-5 साल पहले एक कोई कार्यक्रम था, बात करें बारामूला की, चाहे बात करें कुपवाड़ा की, सोपोर की, श्रीनगर की, शोपियान, कुलगाम की, पुलवामा की, अवंतीपुरा की, अनंतनाग की, इन तमाम जगहों पे बात कर लें, गांदरबल की, गुलमर्ग की, वहां पे मैं रहा हूं, मैंने गांव में लोगों से मिला हूं, लोगों से समझने की कोशिश करी है। और आपको एक चीज और बता दूं, मैं अपनी बात पे आऊं, जो ये सो कॉल्ड एक्सपर्ट बनते हैं ना, ये एक काम और करते हैं, मैंने वहां जाके देखा। वो ये सो कॉल्ड एक्सपर्ट पहली बात तो दिल्ली में बैठे बैठे एक्सपर्ट बन जाते हैं, ज्ञान देने लग जाते हैं, चाहे वो लेफ्ट ओरिएंटेड विचारधारा वाले हो या राइट ओरिएंटेड विचारधारा वाले हो, दिल्ली में बैठ के ये ज्ञानी बन जाते हैं कश्मीर इशू पे। अगर कोई इनमें से जाता भी है तो क्या करते हैं, वहां बढ़िया बढ़िया जो वहां रेस्ट हाउसेज होते हैं, रेस्ट हाउस में जाके ये रुकते हैं, स्टे करते हैं, कुछ चंद सिलेक्टेड लोग इनसे वहां मिलने आते हैं, वो जो इनको बताते हैं वही ये किताब में लिख देते हैं, उसके आधार पे अपनी रिपोर्ट बना देते हैं, रिपोर्ट को ऊपर सबमिट करा देते हैं, उसी आधार पे कोई प्रोफेसर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई सरकार के करीब चला जाता है। तो इसलिए भी मुझे लगा कि सच आपके साथ साझा करना चाहिए। देखिए, ये हकीकत है कि 1990 के दौर में कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत गलत हुआ, ये एक फैक्ट है। लेकिन यह कह देना कि 1990 के दौर में सिर्फ कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हुआ, यह अधूरा सच है। 1990 में आतंकवादियों ने हर उस व्यक्ति को टारगेट किया, हर उस व्यक्ति के ऊपर जुल्म ढाए जो व्यक्ति वहां पे आइडिया ऑफ इंडिया के साथ था, जो व्यक्ति इंडिया की बात करता था, जो व्यक्ति भारत की बात करता था, जो व्यक्ति खुद को भारतीय मानता था, जो व्यक्ति भारत के लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार था, हर उस व्यक्ति को आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाया गया। उसमें कश्मीरी पंडित भी थे, उसमें गैर पंडित हिंदू भी थे, उसमें हमारे सिख भाई भी थे, उसमें हमारे मुसलमान भाई भी थे जिनको आतंकवादियों ने निशाना बनाया। ऐसे बहुत सारे कई अपने मैं मुसलमान साथियों को वहां के जानता हूं, उनके साथ मिला हूं, रहा हूं, जिनके परिवार के कई कई सदस्यों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो व्यक्ति भारत की बात करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे सिख साथी हैं जिनके ऊपर आतंकवादियों ने बहुत जुल्म ढाए। छठी सिंहपुरा का मैसेकर कौन भूल सकता है? कई सिख भाइयों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया, लाइन में खड़ी करके उनको गोलियां मार दी। बहुत सारे गैर पंडित हिंदू भाइयों के ऊपर भी जुल्म हुए, बहुत सारे पंडित भाइयों के ऊपर भी जुल्म हुए। इसलिए कहना यह सही होगा कि 1990 में हर उस व्यक्ति को आतंकवादियों ने निशाना बनाया जो व्यक्ति भारत की बात करता था, जो व्यक्ति आइडिया ऑफ इंडिया के साथ था, जो व्यक्ति भारत के संविधान की रक्षा करना चाहता था, जो भारत के संविधान की रक्षा कर रहा था, जो व्यक्ति खुद को भारतीय मानता था, हर उस व्यक्ति को निशाना बनाया गया, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या कोई और भी हो। मैं आपको 2-4 फैक्ट और देता हूं। 1947 में जब पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के कबीलाई आतंकवादियों ने कश्मीर के ऊपर हमला किया था, तो उस समय एक 19 साल का नौजवान था,
मोहम्मद मकबूल शेरवानी ये बारामूला का रहने वाला था। मैं एक चीज आपको उसके बारे में, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूं ना। पाकिस्तान के आतंकवादी, पाकिस्तान के कबीलाई लोग श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे। जब वो बारामूला के नजदीक पहुंच गए थे तो मोहम्मद मकबूल शेरवानी ने देखा कि ये तो बहुत हत्यारे लोग हैं, ये बहुत लोगों के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, ये महिलाओं के साथ रेप कर रहे हैं। जब उन्होंने, मोहम्मद मकबूल शेरवानी ने पाकिस्तानी लोगों का एक राक्षस भरा व्यवहार देखा तो उन्होंने ये किया कि पाकिस्तानी जो हमला करने आए थे, जो पाकिस्तानी आतंकवादी थे, उनको रास्ते से भटका दिया। मोहम्मद मकबूल शेरवानी ने उनको कहा कि भाई श्रीनगर का रास्ता इधर से जाता है, जबकि वो श्रीनगर का रास्ता नहीं था। उन्होंने उनको जंगलों की तरफ भटका दिया। उसके बारे में हिस्टोरियंस ने उनके बारे में यह भी लिखा है कि उन्होंने पाकिस्तानी हमलावरों को इस तरीके से भी उनको बहकाया, मूर्ख बनाया कि भाई बारामूला के बाहरी सीमा तक भारतीय सेना पहुंच चुकी है और तुम यहां से भाग जाओ, जबकि भारतीय सेना उस समय तक बारामूला तक नहीं पहुंची थी। तो 4-5 दिन तक मोहम्मद मकबूल शेरवानी ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को मूर्ख बना के रखा, उनको इधर उधर भटकाते रहे। और उसके बाद भारतीय सेना की पहली सिख रेजिमेंट श्रीनगर में लैंड कर जाती है और उसके बाद भारतीय सेना उन सभी आतंकवादियों को पीछे धकेल देती है और आज वहां पे एलओसी जो बनी हुई है उससे पीछे उन पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारतीय सेना धकेल देती है। जब 4-5 दिन के बाद पाकिस्तानी आतंकियों को, पाकिस्तानी सेना को मालूम चला कि मोहम्मद मकबूल शेरवानी ने उनको जानबूझ के मूर्ख बनाया, जानबूझ के रस्तों में इधर उधर भटकाया, तो उन्होंने मोहम्मद मकबूल शेरवानी को एक पेड़ से टांग के 14 गोलियां मारी। इस तरीके से भारत के लिए मोहम्मद मकबूल शेरवानी ने अपनी शहादत दी। 14 गोलियां उनको मारी गई मोहम्मद मकबूल शेरवानी को, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादियों को मूर्ख बना दिया। इसीलिए पाकिस्तानी आतंकियों ने उनको गोलियों से छलनी कर दिया। और जब भारतीय सेना बारामूला पहुंची तब पेड़ से उन्होंने मोहम्मद मकबूल शेरवानी के पार्थिव शरीर को पेड़ से उतारा और फिर उनको रीति रिवाज के साथ दफनाया, डेकोरेट किया है। वहां पे एक समाधि टाइप भी बनाई है और भारतीय सेना की एक मैगजीन जो आती है, जो कई, उसके कवर पेज पे भी मोहम्मद मकबूल शेरवानी आज से कुछ साल पहले रह चुके हैं। अब पढ़िए न्यूज निकाल के। अमिताभ मट्टू जो एक प्रोफेसर भी हैं, कश्मीरी पंडित हैं, उन्होंने भी मोहम्मद मकबूल शेरवानी का जिक्र किया है। ये कहा है कि मोहम्मद मकबूल शेर, आपको सही कंक्लूजन पे पहुंचना है तो गलत को गलत कहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। गलत है तो गलत है, चाहे वो जाट हो, यादव हो, बनिया हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, कोई भी हो। हम गलत को गलत जब कहेंगे और सही को सही कहेंगे तभी हम सही कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे, तभी हम सच्चाई तक पहुंच पाएंगे। इसलिए जो ये फिल्म में जो फैक्ट और फिक्शन का घालमेल कर दिया जाता है, इस घालमेल से बच के रहिए। ज्यादातर हमें एक बात और समझनी है, मैं दोबारा उस बात को रिपीट कर रहा हूं। होता क्या है कि जो फिल्म में जो आज 19 साल, 20 साल, 25 साल का जो नौजवान देख रहा है, वो खुद की कोई रिसर्च नहीं करता, कुछ नहीं करता। वो फिल्म को ही अंतिम सच्चाई, अंतिम सच मान लेता है, उसी के अनुसार पे वो तर्क वितर्क करता है, उसी के अनुसार पे वो अपनी वोट डालने की मानसिकता बनाता है। मेरे भाइयों, ये फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, इनसे मैं ये कहना चाहता हूं, पहले वहां ग्राउंड पे जाइए, पहले ग्राउंड पे वहां देख के आइए, उसके बाद ये ज्ञान बांटिए, उसके बाद ये फिल्म बनाइए। अभी मैं आज पढ़ रहा था कि हरियाणा सरकार ने, खट्टर सरकार ने भी उस फिल्म को हरियाणा के अंदर टैक्स फ्री कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, आप चाहे तो सारी फिल्मों को ही टैक्स फ्री कर दीजिए, हमें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम ये कह रहे हैं, सच दिखाइए, आधा अधूरा सच नहीं, पूरा सच दिखाइए। उन लोगों को भी दिखाइए जो हमारे वहां के मुसलमान भाई, जो गैर पंडित हिंदू भाई, जो सरदार भाई, उनको भी दिखाइए जिन्होंने भारत के लिए कुर्बानी दी। मेरे बहुत सारे सरदार दोस्त हैं आज के दिन, 70-80 हजार के आसपास सरदार आज भी वहां रहते हैं, जिनको कई बार आतंकवादी निशाना बनाते हैं। मेरे खुद का साथी अमनजीत सिंह, बारामूला के शकरवारा उनका गांव का नाम भी बता रहा हूं, वहां पे लगभग हमारे
जो कई सिख भाइयों के लगभग 22-23 घर हैं, आप जाइए वहां पे, हम गए हुए हैं उनके घर में। आज से लगभग 6 महीने पहले आतंकवादियों ने हमारे साथी अमनजीत सिंह के घर पे ग्रेनेड मारा था, लगभग 1 साल पहले। उनकी माताजी वहां की सरपंच हैं, अमनजीत सिंह की माताजी। उनके पिताजी रिटायर्ड आर्मी हैं, रिटायर्ड आर्मी सोल्जर हैं, इंडियन आर्मी। उनके घर पे आतंकवादियों ने लगभग 1 साल पहले ग्रेनेड से हमला किया, लेकिन आज भी वो मजबूती से डटे हुए हैं क्योंकि वो भारतीय संविधान में विश्वास करते हैं। तो साथियों, मैं आपको एक ही चीज अंत में कहूंगा मेरे भाइयों, मैं तो अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझता हूं, मुझे लगभग पूरे भारत में पिछले 10-12 साल में घूम के चीजों को सीखने का, चीजों को समझने का, जमीनी हकीकत जानने का मौका मिला। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, मैंने रिपोर्ट भी लिखी है उसके ऊपर, कई रिपोर्ट लिखी है जो चर्चित भी हुई, कई रिपोर्ट्स। कश्मीर भी हमारा, कश्मीरी भी हमारे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, नारा हमारा यही है, कश्मीर भी हमारा, कश्मीरी भी हमारे। चाहे उसमें वो कश्मीरी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हमेशा सच जानिए। जब सच जानेंगे तभी सही कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। और मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी कि सच आपको बताया जाना चाहिए, इसीलिए ये सच आपके साथ साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सच को, इस हकीकत को आगे जरूर बढ़ाइएगा अपनी जिम्मेदारी समझ के। और एक आपको बात और कहूंगा, चाहे मैंने बताया हो आपको मकबूल शेरवानी के बारे में, चाहे आपको बताया हो हाशिम कुरैशी के बारे में, RS यादव की किताब में हाशिम कुरैशी का जिक्र है, चाहे मैंने बताया आपको हनाया निसार के बारे में, चाहे आपको बताया हो लेफ्टिनेंट उमर फयाज के बारे में। खाली सिर्फ मेरी बातों पे विश्वास मत करना। फोन चलाते हो ना, एंड्रॉइड फोन, गूगल निकालना, गूगल में इन लोगों के शब्द टाइप करना, उनका पूरा सच्चा इतिहास जानना। और यदि एक भी बात मेरी गलत हो, यदि एक भी बात मेरी गलत हो, तो जो सजा आप देना चाहे वो मैं लेने को तैयार हूं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, थोड़ी रिसर्च करके सच जरूर जानने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।